दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इन्वर्टर एसी होती है उसका स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों आपने कई इन्वर्टर एसी के साथ देखा होगा कि वहाँ पे उसका जो बॉक्स होता है या फिर मान पैक होती है या फिर मान लीजिए कैटलॉग होता है या फिर मान लीजिए कि बॉक्स के ऊपर या फिर जो एसी होता है उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है कि यहाँ पे ये जो है इन बिल्ट स्टेबलाइजर के साथ आता है। क्या तब भी हमें इसका स्टेबलाइजर लगाना चाहिए? यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे इन्वर्टर होते हैं उनके साथ क्या स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बनिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी इन्वर्टर एसी होती है उसके साथ आपको स्टेबलाइजर क्यों नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल तो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो इन्वर्टर एसी है, मान लीजिए एलजी का कोई एसी लेते हैं जिसका जो मॉडल नंबर है वो जो है ASQ20ENZE है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे इसके अंदर जो इनबिल्ट स्टेबलाइजर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके वोल्टेज 120 से लेके वहां से 290 तक आती है तो यहाँ पे ये जो आपका इनबिल्ट स्टेबलाइजर है उसे एसी को बड़े आराम से चला सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर पहले से इनबिल्ट स्टेबलाइजर है तो उसके लिए आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत क्या है। मान लीजिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे डाइकिन का एसी है जिसका जो यहाँ पे मॉडल नंबर है जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं FTKM 50XV 16MKA है। यहाँ पे इसके स्पेक में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर है और यहाँ पे जो वोल्टेज ये जो मतलब वर्किंग कर सकता है 130 वोल्टेज से लेके 285 वोल्ट तक ये बड़े आराम से काम करता है। तो यहाँ पे इतनी कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज में भी ये यहाँ पे बड़े आराम से चल सकता है। आपको कोई भी इतनी टेंशन लेने की लोड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें प्रोटेक्शन के साथ ये जो बोर्ड आते हैं तो इसी करके आपको वहां पे स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपने स्टेबलाइजर लगाया जो कि घटिया होते हैं कई बार और वहां पे उसमें क्या किया कि वो लो से लेके हाई वोल्टेज तक अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो वहां पे वो एसी को और ज्यादा नुकसान करेगा फायदा पहुंचाने की जगह पे। मतलब वहां पे फायदा नहीं होगा, आपको और ज्यादा नुकसान होगा। पहला कारण तो ये हो गया कि इन्वर्टर आपको इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट होता है और हाई प्रोटेक्शन बोर्ड भी दिए होते हैं। वो आप देख ले जब भी कोई एसी बाय करती है कितना लो से लेके हाई तक आपके एसी को चला सकता है और साथ में वहां पे वोल्टेज प्रोटेक्शन वो कितने तक कर सकता है आप जरूर देख ले बाय करने से पहले। उसके बाद दूसरा हम कारण देखते हैं यहाँ पे कि इन्वर्टर एसी के साथ आपको स्टेबलाइजर क्यों नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके वोल्टेज अच्छी तरीके से आती है, मान लीजिए कभी ज्यादा नहीं आती या फिर मान लीजिए सर्ज की वजह से जैसे मान लीजिए कोई खराबी हुई इलेक्ट्रॉनिक की खराबी तो वहां पे आपके एरिया में कभी हाई वोल्टेज नहीं आई है या पहले से आपके वहां पे कोई भी चीज को नुकसान नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को तो वहां पे भी आपको स्टेबलाइजर नहीं लगाना चाहिए। तो वहां पे भी आप जो बिना स्टेबलाइजर के भी इन्वर्टर एसी को बड़े आराम से चला सकते हैं। तो ये दो कारण होते हैं मेन। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमें स्टेबलाइजर क्यों लगाना चाहिए वहां पे इन्वर्टर एसी के साथ। यहाँ पे मैं आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो एसी है एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए जो मित्सुबिशी का यहाँ पे एक एसी है जो कि है यहाँ पे MSY GR18VFT है जैसे मॉडल दे सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए कि यहाँ पे कितने कम से लेके और हाई तक चल सकता है, मतलब वहां पे 198 वोल्ट से लेके ये जो है 264 वोल्ट तक काम करता है। और यहाँ पे इसके अंदर जो सर्ज है मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आती है 450 वोल्ट तक भी तब भी इसके अंदर प्रोटेक्शन है। पर यहाँ पे दोस्तों ये जो एसी है इन्वर्टर एसी काफी ज्यादा महंगा है। अगर मैंने डाइकिन के उस टाइम पे 50 2022 में जो खरीदे थे और मतलब 50 या 45 हजार में खरीदे थे, जो ऐसे LG का मतलब 40-47 के करीब और जो डाइकिन था 50 हजार के करीब। और यहाँ पे जो मित्सुबिशी का अभी खरीदा मैंने जो काफी महंगा है मतलब 59,000 का खरीदा है, उसमें मैंने कॉपर पाइप भी खुद से इंस्टॉलेशन का काफी ज्यादा, यानी कि अगर आपको नहीं देखी मित्सुबिशी के एसी के बारे में वीडियो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर देखिए कि जो इनबिल्ट इसका स्टेबलाइजेशन है वो लो तक काफी नहीं जाता। अगर मान लीजिए मेरे 198 से वोल्टेज वहां पे कम आ रही है तो यहाँ पे ये एसी काम ही नहीं करेगा। तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो स्टेबलाइजर बढ़िया बाय करना पड़ेगा। इसी करके जैसे मान लीजिए कोई और जैसे मान लीजिए V-Guard का IDV4 ऐसे 5540 जो स्टेबलाइजर यहाँ पे बाय करूंगा जिसमें 12 एम्पीयर तक का लोड ले सकता है, 130 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्ट तक काम कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब बढ़िया क्वालिटी का ही आपको वहाँ पे जो स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। जो मान लीजिए इन्वर्टर एसी है पर उसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर जैसे मैंने पहले बताया कि उसके अंदर तो काफी लो वोल्टेज तक भी काम कर सकता है, पर यहाँ पे आप देखिए 198 वोल्ट से नीचे काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर फायदा क्या है? इसी करके यहाँ पे मुझे इस पे स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। और स्टेबलाइजर लगाने का दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए पहले कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हुई है हाई वोल्टेज की वजह से, या फिर मान लीजिए आपके एरिया में कम ज्यादा वोल्टेज आती है, फ्लक्चुएशन मारती है कई बार जो ट्रांसफार्मर से खराबी करने का या फेस खराबी होने के बाद हाई वोल्टेज आ रही है, तो उस केस में जैसे पहले कोई चीज खराब हो चुकी है उस केस में भी आपको वहां पे स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे मेरे पहले यानी कि बहुत पहले एक जो अडेप्टर था खराब हो चुका था, उसकी एक्स्ट्रा यानी कि अच्छा नहीं था, तो वहां पे उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब हाई वोल्टेज आने की वजह से पहले मेरे बॉक्स
को खराबी, फिर टीवी को खराबी, तो इस तरह नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस केस में भी यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है ताकि आपके एसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ पे तीसरा जो कारण मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कई बार आपको स्टेबलाइजर लगाना जरूरी क्यों है कि मान लीजिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने दोस्तों देखा होगा, चाहे मान लीजिए कोई सा भी एसी है, इन्वर्टर एसी है, चाहे मान लीजिए मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है, वो सर्ज प्रोटेक्शन भी इसके अंदर काफी हाई वोल्टेज की, पर वहां पे दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि जितने भी हमारे जो एसी वाले जो बोर्ड होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। और आपने दोस्तों देखा होगा जब मान लीजिए हम एसी का बोर्ड वहां पे खराब हो चुका है तो कई बार क्या बोलते हैं जो रिपेयर करने वाले होते हैं कि बोर्ड नहीं सर मिलेगा, बहुत महंगा मिलता है, और वहां पे वो काफी ज्यादा महंगा होता है। और यहाँ पे जबकि मान लीजिए जितने भी हमारे स्टेबलाइजर होते हैं वो इतना महंगे नहीं होते, वो आपको मान लीजिए 3000 से लेके 5000 तक की रेंज में बेस्ट यानी कि स्टेबलाइजर देखने को मिलते हैं। चाहे मान लीजिए वो एल्यूमिनियम वाले हैं, कॉपर वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर वहां पे फिर भी वो जो प्रोटेक्शन के लिए सही होते हैं। मान लीजिए उनका बोर्ड खराब हुआ तो आप दूसरा स्टेबलाइजर बाय कर लेंगे, पर जब आपका वहां पे एसी का जो बोर्ड खराब हो गया तो वो आपको पता आपको काफी महंगा पड़ेगा। आप वहां पे इंडिविजुअली अगर सर्च मारेंगे तो आपको बोर्ड के अपने वहां पे वैल्यू पता चल जाएगी कितना महंगा है। और जब वहां पे हम रिपेयर करने की सोचते हैं कंपनी से, तो कंपनी से तो और ज्यादा महंगा पड़ता है। मान लीजिए थर्ड पार्टी से हम किसी और से रिपेयर कराते हैं तब भी वो हमें महंगा ही बेचते हैं, चाहे वो सस्ता मिले, और वो कहेंगे कि ये जो है नहीं मिल रहा, ये पुराना हो चुका आपका एसी। तो मतलब काफी तरह के बनते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फिर एसी जो वेस्टेज जाता है एक हिसाब से, या फिर वो दूसरा बोर्ड लगाते हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता क्योंकि उसके साथ का नहीं होता। तो वो आप चीज देख लें, इसी करके वहां पे स्टेबलाइजर लगाना भी झूठ है, चाहे इन्वर्टर एसी है, पर वो भी बढ़िया क्वालिटी का। ये नहीं कि हल्की क्वालिटी का आप कम रेट देखकर और वहां पे लगा लें, नहीं तो वो एसी को नुकसान और ज्यादा पहुंचा सकता है। कि मान लीजिए खुद तो आपने सड़ी और एक्स्ट्रा वोल्टेज आपके एसी तक कोई पहुंचा दे, फिर वो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में देनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।